आज 12 फरवरी है, 12 फरवरी 2026 और आज के लिए हम द हिंदू से एडिटोरियल और कंप्लीट करंट अफेयर्स देखने वाले हैं। तो देखते हैं हमारे पास आज क्या-क्या न्यूज़ है। तो पहली जो न्यूज़ है हमारे एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से तो उतना ज़्यादा नहीं, लेकिन फिर भी हमारी समझ को विकसित करने के तौर पर, एक वोटर के तौर पर और एक भारतीय होने के नाते हमें इस खबर को पढ़ना चाहिए, जहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो असम के सीएम हैं, वो लंबे समय से एक भड़काऊ और एक समुदाय के विपक्ष में, एक समुदाय को टारगेट करते हुए बहुत सारे ऐसे भड़काऊ बयान दे रहे हैं, जो हमारे लोकतंत्र के लिए, हमारे भारत के लोगों के मूल अधिकारों के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है और इसको लेकर अभी तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हमारे न तो न्यायपालिका की तरफ से कोई कार्रवाई आई है, न ही इलेक्शन कमीशन की तरफ से और इस तरह की बयानबाजी वे लगातार दे रहे हैं। दूसरा है हमारे प्राचीन जो बुद्ध अवशेष हैं, भगवान बुद्ध के जो शारीरिक धातु है, मतलब उनके शरीर के जो अवशेष हैं, उन्हें श्रीलंका ले जाया गया था। वहाँ पर उन्हें देखने के लिए, दर्शन करने के लिए लाखों लोग आए, लगभग 10 लाख श्रद्धालु, लगभग 10 लाख भक्त वहाँ पर उन्हें देखने आए। उनके जो फॉलोअर्स हैं, बौद्ध धर्म के फॉलोअर्स हैं, उन्होंने इन अवशेषों का दर्शन किया और फिर इन्हें अब वापस लाया जा रहा है। वंदे मातरम को लेकर कुछ नियमों में चेंज हुआ है। गृह मंत्रालय की तरफ से राष्ट्रीय प्रोटोकॉल जारी हुए हैं। अब देखते हैं कि इन प्रोटोकॉल्स में क्या-क्या चेंजेस हुआ है, क्या-क्या रूल्स आए हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि लोकसभा स्पीकर या डिप्टी स्पीकर, मतलब जो लोकसभा के सभापति होते हैं, लोकसभा के वैसे सभापति नहीं कहा जाता है, स्पीकर कहा जाता है या फिर अध्यक्ष कहा जाता है, जो पीठासीन अधिकारी हैं, उन्हें हटाने की क्या प्रोसेस है और भारत के संविधान में इसके बारे में क्या लिखा हुआ है। पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस के बारे में, इसके बारे में जो हमारा आर्टिकल है हमारे संविधान का 105, उसको देखेंगे और पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस क्यों दिए गए हैं और क्या आज़ाद भारत में भी कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिन्हें किसी तरह के विशेषाधिकार प्राप्त हैं, तो इसके बारे में देखेंगे। फिर देखेंगे कि बांग्लादेश में इलेक्शन हो रहा है और उसकी जो खबरें आ रही हैं, उसमें शांतिपूर्वक चुनाव करवाने का जो दावा किया जा रहा है, उसमें भी कुछ हिंसा की घटनाएँ सामने आई हैं। भारत की नज़र इसके ऊपर बनी हुई है। पुरानी जो पार्टी है, अवामी लीग, जो सत्ता में थी, जो पुरानी सत्ताधारी पार्टी है शेख हसीना की, उसे बैन कर दिया था। इस बार वो इलेक्शन में भाग नहीं ले रही है। बीएनपी भाग ले रही है, जमात-ए-इस्लामी भाग ले रही है, तो इसके बारे में भी हम देखेंगे। फिर इसके बाद मिस्र की जो किंग्स वैली है, वहाँ पर तमिल ब्राह्मी इंस्क्रिप्शन मिले हैं, कुछ लिखा हुआ है। भाषा, मतलब जो लिपि है वो तमिल ब्राह्मी है। दोनों देशों में, मतलब प्राचीन जो सभ्यताएं हैं, भारत की सभ्यता और वहाँ पर मिस्र की सभ्यता, उनके बीच में पुराने ज़माने में व्यापार होता था और इस बात के और कुछ सबूत मिले हैं। इससे पहले भी सबूत मिले थे जो इजिप्ट में ही थे, लाल सागर के तटों पर मिले थे, लेकिन अब नील नदी की घाटी में मिले हैं, तो उसको भी देखेंगे। फिर हम देखेंगे सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। हमने पहले देखा था कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को कैलकुलेट कैसे किया जाता है, एक वीडियो भी है हमारा इस पर डला हुआ, आप जाकर वहाँ पर देख सकते हैं। हमने रियल लाइफ एग्जांपल लेकर कैलकुलेशन करके देखा है कि महंगाई को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। लेकिन अब बेस ईयर चेंज करने की बात की जा रही है 2012 को, 2012 को 2024 करने को लेकर चर्चा हो रही है। तो हम देखेंगे कि बेस ईयर क्यों चेंज हो रहा है। पुराने वीडियो में, पुराने एक एडिटोरियल एनालिसिस में भी हमने इसको देखा था कि बेस ईयर को चेंज करने की बात क्यों चल रही है और आज भी उसको लेकर चर्चा करेंगे। उसके बाद देखेंगे जुडिशियरी और जो रिलीजियस संस्थाएँ हैं, जो धार्मिक संस्थाएँ हैं, मंदिर हैं, उनके बीच में टकराव होता है कभी-कभी। मामले शुरू होते हैं धार्मिक संस्थानों से, मंदिरों से और पहुँचते हैं अदालतों तक और फिर अदालतें उनको लेकर फैसला देती है। तो इसको लेकर हम समझेंगे कि इनका संबंध कैसे है और अभी तक कौन से सिद्धांत हैं जिनके आधार पर हमारा जो न्यायालय है, जो हमारी न्यायपालिका है, वो धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करती है, फैसले देती है। तो सबसे पहली न्यूज़ है हेमंता विश्वा शर्मा की। हेमंता विश्वा शर्मा ये हैं और ये सीएम हैं आसाम के। आसाम में इलेक्शन आने वाले हैं और इलेक्शन आने वाले हैं और जैसे-जैसे इलेक्शन सामने आते हैं, जैसे-जैसे इलेक्शन की ओर हम सभी लोग बढ़ते हैं, जैसे इलेक्शन करीब आते हैं, वैसे-वैसे हम देखते हैं कि नेताओं की बयानबाजी और बहुत सारी ऐसी घटनाएँ जो नहीं होनी चाहिए, वो भी शुरू हो जाती है। हेमंता विश्वा शर्मा वैसे तो लगातार इस तरह की बयानबाजी करते हैं, जिसमें वो अल्पसंख्यक समुदायों को टारगेट करते हैं। अल्पसंख्यक समुदाय को भारत के लिए या असम राज्य के लिए खतरा बताते हैं। कभी मुसलमानों को टारगेट करते हैं, तो कभी कुछ भी इस तरह के भड़काऊ बयानबाजी, कुछ भी हेट स्पीच की तरह बात करते हैं और
इनके लिए अब इस तरह की बयानबाजी के लिए ये काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध भी हो गए हैं। इसको चलते इनके बहुत सारे फॉलोअर्स भी हैं, दूसरी तरफ हेटर्स भी हैं। दोनों तरफ इनके जो पक्ष-विपक्ष के लोग हैं, इनके खिलाफ लामबंद भी होते हैं समय-समय पर। और हम देखते हैं कि इतने बड़े पद पर बैठा हुआ सीएम, जो कि संविधान की शपथ लेता है और संविधान की शपथ लेकर अपने पद पर बैठने वाला व्यक्ति, जिससे सबके लिए काम करना है, अपने राज्य में रहने वाले मुसलमानों के लिए भी काम करना है, हिंदुओं के लिए भी काम करना है। लेकिन ये इस तरह से काम नहीं करते हैं। ये जो इनके जो बयान हैं, वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बिंग होते हैं, काफ़ी ज़्यादा चिंताजनक होते हैं। असम में लंबे समय से हम देखते हैं कि जो अप्रवासियों का मुद्दा है, काफ़ी ज़्यादा चर्चित है, काफ़ी ज़्यादा चिंताजनक भी है। असम की संस्कृति के लिए जो बाहर से आने वाले लोग हैं, उनकी संख्या अगर लगातार बढ़ती जाएगी, तो असम के जो लोग हैं, उनकी संख्या अल्पसंख्यक हो सकती है, ये सच्चाई है। इससे हम आँखें मूंद कर या नज़रें नहीं फेर सकते हैं, लेकिन हमें समझना होगा कि इस समस्या को भड़काऊ बयानबाजी, 2 समुदायों के बीच में नफ़रत बढ़ाने या फिर इस तरह के जो मोबिलाइज़ेशन होते हैं, जो क अपना ध्रुवीकरण, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण होते हैं, कम्युनलाइज़ेशन होते हैं, इससे दूर नहीं किया जा सकता है। अगर इस समस्या को हल करना है, तो इसके लिए हमारे पास बहुत बड़ा प्रशासनिक अमला है, हमारे पास कानून है, हमारे पास संविधान है, हमारे पास न्यायालय है, हमारे पास बहुत सारे ट्रिब्यूनल्स हैं। तो इनकी मदद से हम जो इल्लीगल प्रवासी असम में आए हैं, उन्हें बाहर कर सकते हैं, उन्हें चिन्हित कर सकते हैं। लेकिन इस तरह की बयानबाजी से राज्य की व्यवस्था खराब होती है, 2 समुदायों के बीच में नफ़रत बढ़ती है और एक संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को यह शोभा नहीं देता कि वो इस तरह की बयानबाजी करे। बाकी चुनाव आ रहे हैं और असम एचडीआई हो, चाहे प्रति व्यक्ति आय हो, चाहे उच्च शिक्षा नामांकन हो या फिर स्वास्थ्य संकेतक हो, सभी मामलों में राष्ट्रीय औसत से भी, मतलब जो हमारा नेशनल एवरेज है, उससे भी काफ़ी ज़्यादा कम स्तर पर खड़ा हुआ है। मतलब इन क्षेत्रों में अच्छा काम नहीं हुआ है। एचडीआई, पर कैपिटा इनकम, हायर एजुकेशन एनरोलमेंट और हेल्थ जो आउटकम्स है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर दिक्कतें हैं और इनको लेकर अच्छे रिजल्ट्स नहीं हैं राज्य के। अब या तो राज्य सरकार अपने कामों को दिखाकर चुनाव में जा सकती है, बता सकती है कि हमने ये काम किए हैं, आप हमें हमारे कामों के आधार पर इवैल्यूएट कीजिए, हमें हमारे काम के आधार पर वोट दीजिए। लेकिन जब बताने के लिए काम नहीं होते हैं, तो अक्सर हम देखते हैं कि जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र या सामुदायिक पहचान के आधार पर लोगों को मोबिलाइज़ करने की कोशिश की जाती है। और हम देखते हैं हमारे वोटर्स की, भारत के जो नागरिक हैं, भारत के नागरिकों की जागरूकता को लेकर एक प्रश्न खड़ा होता है कि जब भी हम चुनाव में जाते हैं, तो अक्सर जाति, धर्म, समुदाय, क्षेत्र, भाषा के आधार पर वोट देकर आते हैं और फिर जो नेता चुनकर आते हैं, उनके जो बयान हैं, वो ही बताते हैं कि उनकी सोच क्या है और वो किस तरह से काम करने वाले हैं। हम नेताओं को एक लीडर की तरह हमें नहीं देखना चाहिए। सीधी-सी बात तो ये है, एक लीडर को एक दुकानदार की तरह देखना चाहिए। इनकी एक दुकान है और उसमें जो चीज़ बिकेगी, वही वो दुकान के भीतर रखेगा। दुकान में वही चीज़ रखेगा जो बिकेगी, जिसकी डिमांड होगी। अगर आप धर्म के आधार पर वोट देंगे, तो ये धर्म बेचेंगे। अगर आप जाति के आधार पर वोट देंगे, तो जाति बेचेंगे और अगर आप काम के आधार पर वोट देंगे, तो ये मजबूरी में काम भी करके दिखाएँगे, अगर आप काम के आधार पर इन्हें वोट देते हैं तो। इस बात को हमारे लिए एक वोटर के तौर पर समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको इस बात को समझना चाहिए कि ये जो नेता हैं, वो जिस आधार पर आप वोट देते हैं, उन मुद्दों को ज़्यादा से ज़्यादा उठाते हैं, उन मुद्दों के फ़ेवर में बात करते हैं। अगर आप धर्म के आधार पर वोट देंगे, तो धर्म के मुद्दे उठाए जाएँगे। अगर आप काम के आधार पर, स्कूल के आधार पर, आप शिक्षा के आधार पर या स्वास्थ्य के आधार पर वोट देंगे, तो हमारे जो नेता हैं, बहुत ज़्यादा स्मार्ट लोग हैं, ये बेवकूफ़ लोग नहीं हैं। कम पढ़े लिखे हों या ज़्यादा पढ़े लिखे हों, इतने स्मार्ट हैं कि जनता की नब्ज़ को पकड़ लेते हैं और जब भी जनता की नब्ज़ पकड़ी जाती है और ये चुनाव जीतते हैं, आपने देखा होगा। तो जनता जिन आधार पर वोट देगी, उसे वही चीज़ मिलने वाली है रिटर्न में। यहाँ पर एक वोटर के तौर पर आप इस बात को जिस दिन समझ जाएँगे, उस दिन आप अपने सारे काम अपने नेताओं से करवा ले जाएँगे। बाकी ये जो मुसलमानों को खतरा बता रहे हैं, जनसांख्यिकीय खतरा बता रहे हैं असम के लिए, कभी आर्थिक बहिष्करण की बात करते हैं, कभी फर्टिलाइज़र जिहाद की बात करते हैं। तो इस तरह ये शत्रुता बढ़ाने में और एक काल्पनिक शत्रु गढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि एक अल्पसंख्यक समुदाय का डर दिखाकर बहुसंख्यकों को मोबिलाइज़ कर सके और उनका वोट ले सके। लगातार इस तरह की बयानबाज़ी ये करते रहे हैं। लंबे समय से अगर आप इनके बयानों को उठाएँगे, देखेंगे,
तो आपको पता चलेगा एक के बाद एक इस तरह के बयान इन्होंने दिए हैं, इस तरह की बयानबाजी इन्होंने लगातार की है। एक मुख्यमंत्री के पद पर संवैधानिक शपथ लेकर बैठा व्यक्ति हमारे ही देश के नागरिकों को अगर मौलिक अधिकार उनके हनन करता है, हमारे ही देश के नागरिकों के मौलिक अधिकारों को नुकसान पहुंचाता है, धर्मनिरपेक्षता का जो हमारा संविधान का सिद्धांत है उसके अनुरूप बात नहीं करता है, उसके विपरीत बात करता है, तो इसके लिए कहीं ना कहीं वोटर भी जिम्मेदार है। बाकी ये जो खुद बयान दे रहे हैं वो तो जिम्मेदार हैं ही। बाकी अभी तक इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। भारतीय न्याय संहिता हो, चाहे जनप्रतिनिधित्व अधिनियम हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट, चाहे वो हाई कोर्ट्स हो, चाहे वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो, तो अभी तक कहीं कोई इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई है। और इनकी जो बयानबाजी है, इनकी जो भारतीय लोकतंत्र के साथ बदतमीजी है, वो चलती रही है, चलती जा रही है। इसके बाद हम देखेंगे कि ये जो पवित्र भगवान बुद्ध के देवनी मोर अवशेष अब श्रीलंका से वापस भारत लाए जा रहे हैं। देवनी मोर है गुजरात में, गुजरात का अरावली जिला है, वहाँ राजस्थान से लगा हुआ है। वहाँ पर भगवान बुद्ध के अवशेष मिले थे, वहाँ पर खुदाई हुई थी और उसके बाद इन अवशेषों को संरक्षित रखा गया था। और बौद्ध डिप्लोमेसी के तहत, बुद्धिस्ट डिप्लोमेसी के तहत, क्योंकि हम धर्म के आधार पर भी दो देशों के रिलेशंस को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं, तो उसको लेकर भगवान बुद्ध के ये जो देवनी मोर अवशेष हैं इन्हें श्रीलंका ले जाया गया था और श्रीलंका में इन्हें दर्शन के लिए रखा गया था, जहाँ पर लाखों श्रद्धालु इसके दर्शन करने के लिए आए थे। उन्होंने इन्हें देखा, उनकी श्रद्धा जुड़ी हुई है इन अवशेषों से, क्योंकि भगवान बुद्ध के शरीर के अवशेष हैं। तो दोनों देशों के बीच में रिलेशंस को और ज़्यादा मजबूत करने के लिए बुद्धिस्ट डिप्लोमेसी के तहत ये अवशेष वहाँ पर ले जाए गए थे। इन्हें वहाँ पर एक मंदिर में रखा गया था और सार्वजनिक दर्शन के लिए खोला गया था। दो एग्जीबिशन मतलब दो प्रदर्शनियाँ लगाई हुई थी और फिर वहाँ पर बहुत सारे लोग आए थे, उन्होंने इन अवशेषों को देखा था। लगभग 7 या 8 दिन, 7 दिन, 1 हफ्ता या 10 दिन का कुछ ऐसा है। वो उतने दिन वहाँ पर इन अवशेषों को रखा गया था और अब वापस लाए जा रहे हैं। भगवान बुद्ध के शरीर के अवशेष हैं, गुजरात से प्राप्त हुए हैं। गुजरात से यहाँ से जो खुदाई हुई है उससे 3 काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। एक तो अपना पहली से लेकर तीसरी शताब्दी तक के अवशेष हैं भगवान बुद्ध के समय के, मतलब भगवान बुद्ध के समय के नहीं है, लेकिन भगवान बुद्ध के जो शरीर के अवशेष बाद में स्तूपों में रखे गए तो उस समय के हैं। फिर यहाँ पर गुर्जर प्रतिहार काल के अवशेष मिले हैं। उसके बाद जब मुस्लिम शासकों का शासन था उस समय के यहाँ पर कुछ अपना जिसे हम कहेंगे आर्किटेक्चरल काम मिला है। तीसरी चौथी शताब्दी के अवशेष पहली बार के मिले हैं। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इसमें खुदाई की थी। खुदाई में भगवान बुद्ध की बहुत सारी मूर्तियां मिली थी और ये मूर्तियां पत्थर की नहीं बनी थी, ये बनी थी टेराकोटा की, यानी मिट्टी की। जैसे एक मिट्टी का मटका बनाया जाता है, मिट्टी को पकाया जाता है, वैसे ही यहाँ पर ये मूर्तियां मिली थी। और जो स्तूप मिला है वो ईंटों से निर्मित था और पत्थर का नहीं बना हुआ था, ईंटों का बना हुआ था और मूर्तियां भी ईंटों की बनी हुई हैं। अब यहाँ तक यानी गुजरात तक स्तूप मिल रहे हैं, इसका मतलब है कि उस समय बौद्ध धर्म का प्रसार यहाँ तक यानी पश्चिम भारत तक हो चुका था। अत्यंत पवित्र माने जाते हैं, बौद्ध परंपरा में इनका काफ़ी ज़्यादा सम्मान है। इन्हें बुद्ध की करुणा, उपदेश और ज्ञान का प्रतीक माना जाता है। इसलिए जो श्रद्धालु हैं, जो इनके प्रति श्रद्धा रखते हैं, वो इनके दर्शन करने के लिए आए हैं। बाकी दोनों देशों के बीच में रिलेशन को और ज़्यादा सुदृढ़ करने के लिए, रिलेशन को बढ़ाने के लिए बुद्धिस्ट डिप्लोमेसी के तहत इन अवशेषों को वहाँ पर ले जाया गया था, दर्शन के लिए रखा गया था। ठीक, 2-3 चीज़ें हमें याद रखनी है। ये जो अवशेष हैं तीसरी से चौथी शताब्दी के हैं, वहाँ पर हमें मिले थे। फिर देवनी मोर में खुदाई में 3 काल के हमें पद चिन्ह मिले हैं, 3 काल के अवशेष मिले हैं। एक तो तीसरी चौथी शताब्दी के अवशेष मिले हैं, फिर गुर्जर प्रतिहार के समय के कुछ चीज़ें मिली हैं और फिर हमें मुस्लिम शासकों के समय के कुछ आर्किटेक्चरल वर्क मिले हैं। भगवान बुद्ध की मूर्तियां मिली हैं, पत्थर की नहीं हैं। जो पूरा स्तूप है वो भी पत्थर का नहीं है, ईंटों का बना हुआ है और भगवान बुद्ध की मूर्ति टेराकोटा की बनी हुई है। बाकी दो देशों के बीच में रिलेशंस को बढ़ाने के लिए, दो देशों के बीच में संबंधों को और ज़्यादा सुदृढ़ करने के लिए बुद्धिस्ट डिप्लोमेसी का यूज़ किया गया, तो इसका एग्जाम्पल भी आप कहीं ना कहीं दे सकते हैं। फिर वंदे मातरम को लेकर जो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है उसने कुछ नियम बदले हैं, एक राष्ट्रीय प्रोटोकॉल जारी किया है और प्रोटोकॉल में कहा गया है कि जो वंदे मातरम है उसका गायन राष्ट्रीय गान से पहले किया जाएगा। मतलब कहीं भी कोई प्रोग्राम होगा, सरकारी प्रोग्राम होगा, वहाँ पर स्कूलों में किया जाएगा। और पहले जो सिर्फ 2 छंद गाए जाते थे, अब
2 नहीं 6 पूरे 6 छंद गाए जाएँगे। हुआ क्या था जब ये गीत लिखा गया था उस समय ये गीत उस पृष्ठभूमि का है जब सन्यासी विद्रोह चल रहा था और सन्यासी विद्रोह की पृष्ठभूमि पर इसे लिखा गया था। वंदे मातरम गीत की जो रचना मानी जाती है वो 1875 की मानी जाती है और इस समय ये जो उपन्यास लिखा था आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी ने उस उपन्यास में इस गीत को लिखा गया था और इस गीत में जो हमारी मातृभूमि है, जो हमारा देश है, उसे कई देवियों से तुलना करके इसमें वर्णित किया गया है और उसको लेकर कुछ समुदायों में जहाँ पर मूर्ति पूजा और जहाँ पर किसी भी देवी-देवता की पूजा का जो परंपरा नहीं है, उसको लेकर आपत्ति जताई गई थी उन समुदाय की तरफ से, जिसमें मुस्लिम समुदाय प्रमुख है ही क्योंकि मुस्लिम समुदाय में हम जानते हैं मूर्ति पूजा का कोई परंपरा नहीं है, मूर्ति पूजा को लेकर कोई वहाँ पर मान्यता नहीं है। वहीं अपना आर्य समाज में भी मूर्ति पूजा को लेकर मनाही है, तो यहाँ से कुछ विरोध उठा था। फिर एक सर्वसम्मति से 1937 में कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने, जिसमें उस समय के सारे बड़े नेता थे, जिसमें महात्मा गांधी भी थे, पटेल भी थे, अपना सुभाष चंद्र बोस भी थे, नेहरू भी थे, आचार्य नरेंद्र देव भी थे और भी बहुत जमनालाल बजाज जैसे नेता थे। तो उन नेताओं ने 2 छंदों को इसमें गाने को लेकर सहमति जताई थी, उस प्रस्ताव को पारित किया था और बाकी छंदों को छोड़ दिया गया था। लेकिन अब कहा जा रहा है कि सारे 6 छंद गाने पड़ेंगे। इसको लेकर भी आपत्ति आ सकती है, हो सकती है क्योंकि अगर भारत में कोई भी राष्ट्रीय प्रतीक है, राष्ट्रीय प्रतीक अगर राष्ट्र के प्रतीक हैं, राष्ट्रीय प्रतीकों में अनिवार्य तौर पर सभी लोगों की भावनाएँ शामिल होनी चाहिए, सभी लोगों का सम्मान शामिल होना चाहिए। क्योंकि कोई भी देश, कोई भी राष्ट्र, कोई भी राष्ट्रीय प्रतीक सिर्फ़ एक समुदाय का नहीं है और इसमें किसी भी तरह का फैसला करते हुए सभी समुदायों के भावनाओं को, सभी समुदायों की धार्मिक भावनाओं को, सभी समुदायों की मान्यताओं को यहाँ पर ध्यान में रखा जाना चाहिए। राष्ट्रपति का कार्यक्रम हो, चाहे राष्ट्रीय ध्वज फहराना हो, राज्यपालों के कार्यक्रम हो या फिर कोई अवार्ड सेरेमनी हो, राष्ट्रपति राज्यपाल का आगमन या प्रस्थान हो, सरकारी समारोह हो, स्कूल्स हों, वहाँ पर इसे बजाया जाना है, अनिवार्य है। इसके जब सार्वजनिक रूप से कार्यक्रम बजाया जाता है तो आपको सीधे सावधान खड़े रहना है और अगर एक प्रावधान ऐसा भी है कि अगर इसे हमारे जो मूवी थिएटर्स है वहाँ पर बजाया जाता है तो इसके लिए खड़ा रहना ज़रूरी नहीं है। तो इसको लेकर अपना नए रूल्स आए हैं। तो जब सार्वजनिक कार्यक्रमों में बजाया जाएगा, जब सार्वजनिक तौर पर बजाया जाएगा, तो वहाँ पर आपको सावधान मुद्रा में खड़े रहना है। लेकिन अगर मूवी थिएटर्स में बजाया जाता है, तो बजाया जाएगा, लेकिन आपको खड़े रहना कोई अनिवार्य नहीं है। आकाशवाणी और टेलीविज़न पर अगर राष्ट्रपति संबोधन करते हैं, तो वहाँ पर भी बजाया जाना है और इसकी जो टाइमिंग है, इसे कंप्लीट करना पड़ेगा 3 मिनट 10 सेकंड में। तो 3 मिनट और 10 सेकंड में इसे कंप्लीट करना है। जैसे राष्ट्रीय गान जो है हमारा नेशनल एंथम उसे 52 सेकंड में पूरा किया जाता है, वैसे ही ये 3 मिनट 10 सेकंड में बजाया जाएगा। परेड के समय या ध्वज लाते ले जाते समय भी इसे बजाना है। और अगर इसका अपमान किया जाता है, रोका जाता है तो प्रिवेंशन टू इंसल्ट ऑफ नेशनल ऑनर्स एक्ट के तहत इस पर 3 साल तक की सज़ा भी हो सकती है। ये भी आप तो ये नए रूल्स आए हैं और हो सकता है इनको लेकर विवाद भी हो और इस विवाद में हमें सभी पक्षों का जो आर्गुमेंट है, सभी पक्षों के जो मत हैं, उनके बारे में जानना समझना और उन्हें एक तरीके से एक राष्ट्रीय भावना के तौर पर देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि किसी भी राष्ट्रीय प्रतीक में किसी की भी जन भावना का, किसी की भी धार्मिक भावना का यहाँ पर अनदेखी या अपमान नहीं होना चाहिए। बाकी वंदे मातरम हम सालों से गाते आ रहे हैं। वंदे मातरम हमारे जो इंडिपेंडेंस मूवमेंट है उसका वॉर क्राई बन गया था जब इसे लिखा गया था, मतलब लिखे जाने के बाद इसका यूज़ हुआ जब। तो वंदे मातरम के प्रति हम सभी का सम्मान है, हम सब इसे गाते हैं। लेकिन अगर कहीं से कोई जेन्युइन आपत्तियाँ आती हैं तो उन्हें भी सुनना, समझना और एड्रेस किया जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर अगली जो न्यूज़ है हमारी लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, क्योंकि ओम बिरला आप देखते हैं, अगर आप थोड़ी देर सदन की कार्रवाई को देख लें ठीक से, तो आपको समझ आएगा कि ओम बिरला किस तरह से कार्रवाई करवाते हैं। वो खुले तौर पर एक पक्ष की ओर झुके होते हैं। जिन कारणों से वो विपक्ष को बोलने से रोकते हैं, उन्हीं कारणों के आधार पर पक्ष बोल रहा होता है और वे उसे समर्थन भी दे रहे होते हैं। तो इस तरह की जो पक्षपाती कार्रवाई है, उससे नाराज़ होकर विपक्ष ने इनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने का फैसला किया है और जब से अविश्वास प्रस्ताव लाने का फैसला किया है, जब से सदन के संसद के जो महासचिव हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं, उन्हें इस तरह का प्रस्ताव दिया गया है, तब से ये
सीट पर नहीं बैठ रहे हैं और इनकी जगह पर डिप्टी स्पीकर कार्रवाई करवा रहे हैं। तो हम देखते हैं कि लोकसभा स्पीकर को क्या हटाया जा सकता है तो कैसे हटाया जाता है। तो लोकसभा स्पीकर को बनाया जाता है बहुमत के आधार पर। जब भी पहली बैठक होती है नई संसद की, सॉरी नई लोकसभा की, क्योंकि संसद में दोनों सदन हैं और जो राज्यसभा है वो तो परमानेंट हमारा सदन है और उसके जो सभापति होते हैं वो राष्ट्रपति होते हैं, उपराष्ट्रपति होते हैं, सॉरी। तो उसके राज्यसभा के जो सभापति होते हैं वो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं और लोकसभा हर 5 साल में चुनी जाती है और चुनने के बाद एक स्पीकर का यहाँ पर चुनाव किया जाता है। तो अक्सर देखा जाता है कि सत्ता पक्ष चाहे तो सत्ता पक्ष के समर्थन से किसी गठबंधन के सदस्य को यहाँ पर पीठासीन अधिकारी बनाया जाता है। चूँकि इनके पास बहुत सारे अधिकार होते हैं, सदन की कार्रवाई को ये संचालित करवाते हैं, पक्ष विपक्ष को बोलने का मौका देने की जिम्मेदारी इनकी है और कुछ विशेष परिस्थितियों में अगर किसी सांसद के ऊपर, किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के ऊपर कार्रवाई करनी है तो यही करते हैं। तो इनके पास सदन में सबसे ज़्यादा शक्ति होती है। सदन के भीतर सबसे बड़ा अधिकारी कोई है तो अध्यक्ष होता है और परंपरा के तौर पर जब भी अध्यक्ष चुने जाते हैं तो यह उम्मीद की जाती है उनसे कि वे अपनी पार्टी लाइन को छोड़कर निष्पक्ष तरीके से कार्रवाई करेंगे, निष्पक्ष तरीके से काम करेंगे। लेकिन ओम बिरला जो लोकसभा स्पीकर हैं लगभग 2019 से हैं शायद, तब से इनके खिलाफ इस तरह के आरोप लगते रहे हैं कि ये सदन की कार्रवाई को निष्पक्ष नहीं करवाते। अब इसके लिए इनको हटाने के लिए इनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया है। अविश्वास प्रस्ताव का सीधे तौर पर मतलब होता है कि हमें आप में विश्वास नहीं है, हमें आपको हटाना है और उसके लिए चर्चा होगी, फिर वोटिंग होगी। अगर वोटिंग में बहुमत से सिर्फ 50% से अगर ये पारित हो जाता है तो इन्हें हटना पड़ेगा, इन्हें जाना पड़ेगा। ठीक। तो इसके लिए जो कार्रवाई है, इसके लिए जो प्रक्रिया है वो लिखी हुई है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 94C में। हम 94C में, वैसे तो 94 जो पूरा आर्टिकल है उसमें लोकसभा स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को लेकर प्रावधान है। जैसे ये कब हट सकेंगे, तो पहला तो हटने का प्रावधान ये है, पहली तो शर्त ये है कि अगर ये लोकसभा के मेंबर नहीं रह जाते हैं तो ये अपने आप हट जाएंगे। दूसरा, अगर ये खुद इस्तीफा दे देते हैं, खुद त्यागपत्र दे देते हैं तो हो जाएंगे। त्यागपत्र किसे देंगे? डिप्टी स्पीकर स्पीकर को देगा, अगर स्पीकर हट रहा है तो डिप्टी स्पीकर को दे देगा, तो हट सकते हैं। तीसरा है कि अगर इन्हें बहुमत से प्रस्ताव पारित करके हटा दिया जाता है तो। अब प्रस्ताव पारित करना है, जैसे मान लीजिए सदन की अब कार्रवाई चल रही है लेकिन कोई सदस्य इनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाना चाहता है तो उस प्रस्ताव के ऊपर सबसे पहले तो 50 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए। फिर इस हस्ताक्षर के बाद इसे जो हमारा जो सदन है, हमारी जो संसद है, उसके जनरल सेक्रेटरी के पास देना होगा। फिर इसके 14 दिन बाद इस पर, मतलब 14 दिन पहले कोई भी कार्रवाई करनी है तो 14 दिन पहले इस तरह का नोटिस देना होता है। तो 14 दिन याद रखना है आपको, 50 हस्ताक्षर याद रखने हैं और फिर चर्चा के बाद वोटिंग होगी तो वहाँ पर बहुमत याद रखना है। पहली चीज़ याद रखनी है 50 हस्ताक्षर, 14 दिन और बहुमत। ठीक। और एक चीज़ ये याद रखनी है 94C। तो एक चीज़ याद रखनी है 94C। 94C में जो इन्हें हटाने के लिए प्रस्ताव आने वाला है उसको लेकर प्रावधान है। बाकी जो दो प्रावधान है वो 94A और B में है। तो 94 जो पूरा आर्टिकल है वो इन्हें हटाने या हट जाने या किसी भी तरह से स्पीकर न रहने को लेकर जो भी प्रावधान है, जो भी व्यवस्था है उसके बारे में बताता है। तो लोकसभा के जो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर है वो 94, और वैसे ही अगर राज्यसभा की बात करें तो 90। राज्यसभा 90 और लोकसभा 94। ठीक। तो 94C याद रखना है, 50 हस्ताक्षर याद रखने हैं, बहुमत याद रखना है और 14 दिन याद रखना है। ठीक। तो 94 जैसे इसमें बताया गया है कि अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का पद छोड़ेंगे। एक तो ये है कि वे खुद सदस्य न हों, या फिर वे त्यागपत्र दे दें, या फिर लोकसभा प्रस्ताव पारित करके हटा दें। लोकसभा के जो महासचिव, सॉरी हमने संसद के महासचिव की बात जो बोला है वो बोल दिया है। लोकसभा के महासचिव, एक चीज़ ये याद रखनी है, गलती सुधार लेते हैं। तो लोकसभा के महासचिव, जनरल सेक्रेटरी ऑफ लोकसभा, लोकसभा के महासचिव, जनरल सेक्रेटरी ऑफ लोकसभा को लिखित सूचना देनी होगी। उसके ऊपर 2 या 2 से अधिक सांसदों के संयुक्त हस्ताक्षर होने चाहिए, लेकिन जो प्रस्ताव है उसके ऊपर 50 हस्ताक्षर होने चाहिए। 14 दिन पूर्व नोटिस देना है। फिर इनके व्यवहार पर और पूरे अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होगी और उसके बाद वोटिंग होगी। वोटिंग के बाद अगर बहुमत से प्रस्ताव को पारित कर दिया जाता है तो इन्हें हटना पड़ेगा। ठीक, ये रही पूरी प्रोसेस। अगर मान लो आप खुद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, विपक्ष में है, और अगर आपको अविश्वास प्रस्ताव लाना है तो आप एक नोटिस तैयार करेंगे
50 हस्ताक्षर होने चाहिए। फिर उसको लोकसभा के जनरल सेक्रेटरी को देंगे, उस पर 2 लोगों के हस्ताक्षर होने चाहिए। फिर 14 दिन के बाद उस पर चर्चा होगी और फिर वोटिंग होगी, बहुमत से पास करवाना पड़ेगा। तो ये पूरी प्रोसेस है, ठीक है। इससे पहले भी कुछ मौक़ों पर आए हैं, लेकिन अभी तक कोई भी अविश्वास प्रस्ताव पारित नहीं हुआ है। और अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष भी जानता है, क्योंकि विपक्ष के पास अगर बहुमत होता तो सरकार में होता। तो विपक्ष के पास बहुमत तो है नहीं, बहुमत तो सरकार के पास है। पता है कि वोटिंग में हारना है, लेकिन इन्हें यहाँ पर ये बताने के लिए कि हमें आप में विश्वास नहीं है, आप पक्षपातपूर्ण कार्रवाई करते हैं, आप बोलने का मौका नहीं देते हैं, या फिर अलग-अलग कानून पक्ष और विपक्ष के ऊपर लागू करते हैं, अलग-अलग क्राइटेरिया है, डबल स्टैंडर्ड्स हैं। तो इस तरह की बातों को रखने के लिए और देश को यह बताने के लिए कि लोकसभा स्पीकर कैसी कार्रवाई कर रहे हैं, और इन्हें एम्ब्रेस करने के लिए, इन्हें शर्मिंदा करने के लिए इस तरह के प्रस्ताव लाए जाते हैं, और देश को अपनी बात बताने के लिए इस तरह के प्रस्ताव लाए जाते हैं। बाकी सबको पता है, पक्ष को भी पता है, विपक्ष को भी पता है कि जो प्रस्ताव है वो पारित होने वाला तो नहीं है। इससे जुड़ा एक मामला है प्रिविलेज, अपना पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस का। पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस क्या होते हैं? मामला यह है कि अभी सत्ता पक्ष ने विपक्ष के ऊपर, जो लोकसभा के हमारे एलओपी हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी, उनके खिलाफ इस तरह का प्रस्ताव लाने की बात कही है। हुआ क्या है कि उन्होंने कुछ आरोप लगाए हैं, और आरोपों को भ्रामक बताते हुए, गुमराह करने का आरोप लगाते हुए इनके खिलाफ अब ये जो संसदीय विशेषाधिकारों का हनन करने के मामले को लेकर नोटिस आया है। तो ये जो पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस होते हैं, ये होते हैं कुछ विशेषाधिकार, कुछ उन्मुक्तियां और कुछ छूट। क्या होते हैं? कुछ विशेषाधिकार होते हैं, कुछ प्रिविलेजेस होते हैं, कुछ स्पेशल राइट्स होते हैं, कुछ इम्यूनिटीज़ होती है और कुछ एक्सेप्शंस होते हैं। किसे मिलते हैं? वो सारे लोग जो संसद या संसद की समितियों में बैठते हैं और हिस्सा ले सकते हैं, उन सभी लोगों को मिलेंगे ये छूट, ये विशेषाधिकार, ये एक्सेप्शंस, ये प्रिविलेजेस। अब इसमें क्या होता है कि इनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती, इनके खिलाफ मुकदमे नहीं हो सकते। अगर संसद में, हमने कुछ दिनों पहले ही देखा था कि एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अपनी बात को निष्पक्ष तरीके से रख पाए, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट संसद के भीतर सरकार की खुलकर आलोचना कर सके, बिना किसी डर के, बिना किसी कार्रवाई के डर के, बिना किसी सरकारी एजेंसी की कार्रवाई के डर के, उसकी कही गई बात को तोड़ मड़ोड़ कर उसके खिलाफ कोई मुकदमा न बने, इसके लिए हमारी जो संविधान है, हमारी जो संविधान सभा है, उसने भारतीय संसद के जो सदस्य हैं और ऐसे सदस्य, ऐसे लोग जो इसकी कार्रवाई में और इसकी समितियों की कार्रवाई में भाग ले सकते हैं, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है, लेकिन फिर भी उन्हें इनमें कार्रवाई में भाग लेने का, इनमें बोलने का अधिकार मिला हुआ है। जैसे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जैसे कभी-कभी कैग, जैसे कभी-कभी और केंद्रीय मंत्री, अगर जो चुनाव जीते नहीं हैं अभी, जो 6 महीने में जिन्हें चुनाव जीतना होता है, जो लोकसभा या राज्यसभा के सदस्य भी नहीं है लेकिन मंत्री बन चुके हैं, ऐसे लोग, इन्हें इस तरह के विशेषाधिकार मिलते हैं। तो ये विशेषाधिकार, इनको लेकर हमारे संविधान में जो प्रावधान है वो है आर्टिकल 105 में, आर्टिकल 105 में, और संसद के सदस्यों की और संसद की स्वतंत्रता और संसद कार्रवाई के प्रकाशन को लेकर इस तरह के प्रावधान हैं। ये प्रावधान ध्यान रखना है। 105 वाले जो प्रावधान हैं, 105 वाले जो प्रावधान हैं, वो संसद के जो साधारण सदस्य हैं, जो इसमें भाग ले सकते हैं, उनको मिले हैं। इसके अलावा जो विशेषाधिकार राष्ट्रपति को मिले हैं, वो यहाँ से नहीं है, और 105 में राष्ट्रपति शामिल नहीं है। इस बात को ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ से स्टेटमेंट हो सकता है कि 105 में राष्ट्रपति शामिल है, नहीं है। 105 में राष्ट्रपति शामिल नहीं है। 105 में सिर्फ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स और जो लोग, जो सदस्य नहीं हैं किसी भी सदन के, इसके अलावा भी अगर संसद में या समितियों में कार्रवाई में भाग ले सकते हैं, तो उन्हें ही बचाया गया है। राष्ट्रपति के लिए जो विशेषाधिकार है वो 361 में है, वो अलग है, ये अलग है, और ये 105 वाला अलग है। तो 361 अलग है, उसमें राष्ट्रपति के लिए है, और 105 वाले में राष्ट्रपति शामिल नहीं है। ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती है, गिरफ्तारी नहीं हो सकती है। संसद की कार्रवाई शुरू होने से 40 दिन पहले और 40 दिन बाद तक इनके खिलाफ कार्रवाई या इनकी जो गिरफ्तारी है वो नहीं हो सकती है। कुछ मामले अगर आपराधिक मामले हैं उन्हें छोड़ दें तो बाकी चीज़ों के लिए नहीं हो सकता है। तो ये जो विशेषाधिकार हैं, वो विशेषाधिकार मिले हैं हमारी संसद को
किसी भी दबाव से मुक्त करने के लिए, हमारे सांसदों को निष्पक्ष बनाने के लिए, हमारे सांसदों को निर्भीक बनाने के लिए। और ये जो मामले हैं वो जाते हैं विशेषाधिकार समिति के पास, और विशेषाधिकार समिति विशेषाधिकार हनन के मामलों की जांच करती है। इसमें 15 सदस्य होते हैं लोकसभा के और 10 सदस्य होते हैं राज्यसभा के। तो ये सारा मामला है हमारा पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस का। और इससे पहले जो हमने देखा वो रिमूवल ऑफ लोकसभा स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का। उससे पहले हम वंदे मातरम को लेकर जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से नेशनल प्रोटोकॉल्स आए हैं, नई गाइडलाइंस आई हैं, उसको लेकर। और उससे पहले हम देख रहे थे जो देवनी मोरी के पवित्र भगवान बुद्ध के शारीरिक धातु हैं उनके बारे में, और बुद्धिस्ट डिप्लोमेसी के बारे में। बाकी हेमंता बिस्वा शर्मा के बयान और भी आ जाएंगे, आप उन्हें सुन सकते हैं, समझ सकते हैं कि आपका दिया हुआ वोट किस तरह से यूज़ किया जा रहा है। इसके बाद हम देखेंगे कि बांग्लादेश में जो शेख हसीना हैं उनको हटा दिया गया था एक लंबे विद्रोह के बाद। विद्रोह के बाद जो उन्हें देश छोड़ना पड़ा था, उन्हें अपने देश के बाहर शरण लेनी पड़ी थी, और तब से लेकर वहाँ पर एक अंतरिम सरकार काम कर रही है। और अब संसदीय चुनाव हो रहे हैं और उसके लिए मतदान शुरू हो गया है। मतदान सिर्फ सरकार चुनने के लिए नहीं हो रहा है, मतदान साथ में एक जुलाई चार्टर है उसके लिए भी हो रहा है। उसमें बहुत सारी संस्थाओं में सुधार करने को लेकर और संविधान में सुधार करने को लेकर, व्यवस्था में सुधार करने को लेकर भी लोगों से उनका मत पूछा जा रहा है। तो 2 चीज़ों के लिए हम कह सकते हैं कि जनता से उसकी राय पूछी जा रही है। चुनाव में अवामी लीग जो है वो तो अपना पार्टिसिपेट नहीं कर रही है। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी इसमें पार्टिसिपेट कर रही है, और जमात इस्लामी वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर रही है। जमात इस्लाम वो भी पार्टिसिपेट कर रही है। बताया जा रहा है कि 299 निर्वाचन क्षेत्र हैं, 42,779 मतदान केंद्र है, 12,77,00,000 मतदाता हैं। जुलाई चार्टर पर भी लोगों से राय पूछी जा रही है। हालांकि सिर्फ बहुत सारे सुधार हैं और सभी सुधारों पर एक राय देना थोड़ा सा कठिन काम है, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शंस, यहाँ पर जो विकल्प है वो ज़्यादा सीमित हो गए हैं। तो उसको लेकर चर्चा हो रही है, उसको लेकर भी बातचीत चल रही है। देश में कड़ी सुरक्षा के प्रावधान किए गए हैं। बहुत सारे लोग हैं, लगभग 95 लाख 96 लाख सुरक्षा कानून और चुनाव करवाने वाले कुल कर्मचारी हैं जो इस पूरे चुनाव कार्यक्रम को, इस पूरी चुनावी प्रक्रिया को करवा रहे हैं। अब जो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी है और जमात इस्लामी है, दोनों जो पार्टियां हैं, एक तो बेगम खालिदा जिया की पार्टी है, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, जो पहले प्रधानमंत्री भी रही हैं, अभी उनका निधन भी हो गया है। और जमात इस्लामी जो है वो भी एक कट्टरपंथी दल है। तो दोनों कट्टरपंथी दलों के बीच में चुनाव हो रहा है, या कहें कि एक दोनों के बीच में आइडियोलॉजिकल अलाइनमेंट भी है। और जो पुरानी पार्टी है, जो अवामी लीग है, उसको यहाँ से बैन कर दिया है और वो चुनाव में पार्टिसिपेट नहीं कर रही है। ये वही पार्टी है जिसने कभी बांग्लादेश को मुक्ति दिलाई थी, कभी जो उसके शेख मुजीबुर रहमान, जो यहाँ के राष्ट्रपिता कहे जाते हैं बांग्लादेश के, उनकी पार्टी थी, लेकिन अब उसे बैन कर दिया है। उनके खिलाफ बड़े पैमाने पर विद्रोह हुआ है, हिंसा हुई है। 90% से ज़्यादा पोलिंग स्टेशंस पर कैमरे लगाए गए हैं। हिंसा की घटनाएं भी सामने आई हैं इतनी कड़ी सुरक्षा के बावजूद। कहीं पर देसी बम विस्फोट हुआ है और कहीं पर और भी बैलेट में गड़बड़ियों की खबरें सामने आ रही हैं। देखना होगा, नज़र रखी हुई है भारत ने भी, दुनिया में भी, कि वहाँ पर क्या होने वाला है। अनुमान है कि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी वहाँ पर सत्ता में आएगी। बेगम खालिदा जिया के जो बेटे हैं, लंबे समय से देश से बाहर रह रहे थे, वापस लौटे हैं। हो सकता है कि उनकी सरकार बने, और इसमें बाकी जो पक्ष हैं, जमात इस्लामी वगैरह, ये भी उनका समर्थन कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं ऐसे देशों में जहाँ पर लोकतंत्र अभी परिपक्व नहीं हुआ है। भारत में कैसे, जिस तरह से सत्ता परिवर्तन होता है, कांग्रेस आती है, बीजेपी जीतती है, या कोई दूसरी पार्टी की सरकार बनती है, तो वहाँ पर सत्ता आराम से ट्रांसफ़र होती है। उनके ऊपर दबाव होता है जनता का, संविधान का, और सारे लोग हमारे संविधान को लेकर चल रहे हैं। आज तक हमारा संविधान इस तरह से बनाया गया है कि इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी वाला देश भी एक साथ चल पा रहा है। जबकि बांग्लादेश सिर्फ एक भाषा है, सिर्फ एक, मतलब बड़े तौर पर सिर्फ एक भाषा है, एक बहुत बड़ा बहुसंख्यक समुदाय है, क्षेत्रीय विविधता भी बहुत कम है, लेकिन फिर भी इस तरह की घटनाएं हम देखते हैं। तो हमें, हमारे जो संविधान के निर्माता हैं, उनकी सोच पर, उनकी दूरदृष्टि पर काफ़ी ज़्यादा हमें गर्व होता है कि हमें एक ऐसी संविधान सभा मिली, हमें ऐसे राष्ट्र निर्माता मिले, हमें ऐसे लीडर्स मिले जिन्होंने हमें सही रास्ता दिखाया है, और उस रास्ते पर भारत आज भी चल रहा है।
इसके बाद चलते हैं हम इजिप्ट। इजिप्ट की जो किंग्स वैली है कहाँ पर है? ये नील नदी की घाटी में है। वहाँ पर कुछ अवशेष मिले हैं, कुछ लेख मिले हैं जिनमें जो प्राचीन तमिलगम से, प्राचीन तमिल राज्य से संबंधित हैं, क्योंकि यहाँ पर प्राचीन तमिल, ब्राह्मी, प्राकृत, संस्कृत के अभिलेख मिले हैं, जिनमें ज़्यादातर जो अभिलेख हैं वो तमिल ब्राह्मी के हैं। तो यहाँ से ये अवशेष मिले हैं। कहाँ पर हैं? मिस्र में। मिस्र मतलब इजिप्ट। इजिप्ट में किंग्स वैली ऑफ द किंग्स, और तमिल में, प्राकृत और संस्कृत में 30 से ज़्यादा अभिलेख पाए गए हैं। और ये अभिलेख माने जा रहे हैं 1st सेंचुरी से लेकर 3rd सेंचुरी तक के। कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने यहाँ पर कुछ शोध काम किए थे, कुछ खोज की थी, तो उनको लेकर ये मिले हैं। कब्रें हैं, ये 6 कब्रें हैं, वहाँ पर इन अभिलेखों की खोज हुई है, वहाँ पर ये अभिलेख मिले हैं। ये जो अभिलेख हैं ये हैं थीबन नेक्रोपोलिस। ये जो कब्रें हैं पुराने समय में वहाँ के जो शाही लोग थे उनकी कब्रें हैं, तो यहाँ पर ये अवशेष हमें मिले हैं। ठीक। बाकी जो चीज़ें हैं, चूँकि अवशेष मिले हैं इसका मतलब है कि भारत का और उस समय के इजिप्ट का यहाँ पर संबंध था। लोग एक दूसरे को जानते थे, एक दूसरे के यहाँ आते जाते थे, व्यापार करते थे। इसको लेकर अब सबूत मिले हैं। तो बताया जा रहा है कि इसमें उत्तर पश्चिम, क्योंकि प्राकृत भाषा भी है, संस्कृत भाषा के अभिलेख भी हैं, और सबसे ज़्यादा जो अभिलेख हैं वो तमिल ब्राह्मी के हैं। तो दक्षिण भारत के लोग भी, पश्चिम और दक्षिण भारत सभी लोगों का यहाँ उनसे संबंध था। हम जानते हैं कि वहाँ से भारत और जो प्राचीन दूसरी सभ्यता है उनके बीच में व्यापार होता था। और यहाँ से जो अवशेष मिले हैं उन पर एक नाम बार बार मिला है, और वो नाम है सिके कोरन या सिके कोरेन, जो भी है वो है। और इसे समझा जा रहा है सिके यानी शिखा और कोरम यानी विजय या संहार, इसे तमिल योद्धा परंपरा से जोड़कर देखा जा रहा है। और भी दूसरे नाम हैं जो अभी जो तमिल है, तमिल भाषा है, उससे मेच खाते हैं, जैसे कोपान, सातन, किरण जैसे नाम यहाँ से मिले हैं। इससे पहले जो बेरेनिके या बेरेनाइक जो बंदरगाह है, पुराना प्राचीन बंदरगाह है, ये बंदरगाह भी इजिप्ट में है। यहाँ पर कुछ पुराने इंस्क्रिप्शन मिले थे, रेड सी के पास हैं, और अब रेड सी से आगे बढ़कर जो नाइल नदी है उसकी घाटी में भी अवशेष मिले हैं। तो प्राचीन मालाबार तट और रोमन का बीच में, दोनों के बीच में समुद्री व्यापार था। इसके ठोस प्रमाण हमें इन इंस्क्रिप्शन से मिल रहे हैं। रेड सी से आगे बढ़कर नील नदी घाटी तक भारतीय सभ्यता का प्रसार और पहुंच थी, इसका सबूत भी हमें मिला है। तो ध्यान रखना है कि ये जो अवशेष मिले हैं वो कहाँ पर मिले हैं। एक तो इजिप्ट याद रखना है, दूसरा किंग्स वैली, तीसरा नील नदी की घाटी, और चौथा तमिल ब्राह्मी, प्राकृत और संस्कृत भाषा के अवशेष हैं। कौन से काल के हैं? 1st सेंचुरी से लेकर 3rd सेंचुरी सीई, कॉमन इरा तक के अवशेष हैं। ठीक। इसके बाद हमारे पास है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, और उसका जो बेस ईयर है उसको चेंज करने की बात की जा रही है। अब देखो सीपीआई कैसे कैलकुलेट किया जाता है। सबसे पहले लोगों से पूछा जाता है और सर्वे किया जाता है, और पता चलता है कि लोग सामान्य तौर पर किन किन चीज़ों का यूज़ कर रहे हैं, उसकी एक लिस्ट बना ली जाती है। फिर उस लिस्ट का भाव देख लिया जाता है, मतलब उन चीज़ों का, और फिर जोड़कर देखा जाता है कि एक व्यक्ति को अपने सामान्य तौर पर महीने भर में या रेगुलरली किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। फिर उन चीज़ों को हम फिर एक बेस ईयर के साथ, बेस ईयर की प्राइस पर, और फिर कैलकुलेट करके देखते हैं कि महंगाई बढ़ रही है या कम हो रही है। सीपीआई कैसे कैलकुलेट होती है, कैसे इसका इन्फ्लेशन इंडेक्स निकलता है, फिर इन्फ्लेशन इंडेक्स को हम पिछले महीने या पिछले साल के उसी महीने से इन्फ्लेशन इंडेक्स को कंपेयर करके निकालते हैं। सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छे से रियल लाइफ एग्जांपल लेकर सारी चीज़ें डिटेल में हमने कैलकुलेशन करके देखा है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिससे जैसे सीपीआई कैसे कैलकुलेट की जाती है वहाँ पर हम डिस्कस कर चुके हैं। तो सीपीआई के लिए एक बास्केट होती है, बास्केट की जो चीज़ें होती हैं उनके भाव कैसे बदलते हैं, उनके आधार पर हम इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करते हैं। लेकिन यहाँ पर समस्या क्या है कि ये जो लिस्ट बनी हुई है वो 2012 के आधार पर बनी हुई है। अब 2012 में हम जिन चीज़ों का कंजम्पशन करते हैं और 2024 में हम जिन चीज़ों का कंजम्पशन करने लगे हैं उनमें ज़मीन आसमान का अंतर आ चुका है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हमने छोड़ दिया है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो 2012 की लिस्ट में नहीं है। तो जो चीज़ें 2012 की लिस्ट में नहीं हैं
उन्हें हमें इसमें शामिल करना है। जिन चीज़ों का हम अब यूज़ नहीं करते उन्हें इस लिस्ट से हटाना है। जिन चीज़ों का ज़्यादा यूज़ करते हैं उनका वेटेज ज़्यादा करना है। इन सभी को लेकर सीपीआई में बदलाव करने की मांग की जा रही है। हमारे कंजम्पशन पैटर्न में बदलाव आया है। सीपीआई महंगाई को मापता है, और अगर हमारा कंजम्पशन पैटर्न आज अलग है और हम 2012 के कंजम्पशन पैटर्न पर महंगाई को कैलकुलेट कर रहे हैं, इसका मतलब है कि हमारे पास इन्फ्लेशन का सही आंकड़ा नहीं है। महंगाई महसूस हो रही है लेकिन आंकड़ों में महंगाई दिखती नहीं है। इसके लिए समस्याएं काफ़ी ज़्यादा हो गई हैं। जो दैनिक खर्चे हैं वो पहले अलग थे, जो सीपीआई हमें बताता है, क्योंकि सीपीआई महंगाई बताता है, और जो दैनिक खर्चे हैं उनके बारे में हमें बताता है कि महंगाई बढ़ रही है या घट रही है। लेकिन अब कंजम्पशन चेंज हुआ है तो हमें इसका वेटेज और हमें इस लिस्ट को भी एक बार फिर से रिवाइज करना पड़ेगा। घरेलू बजट को भी प्रभावित करती है, क्योंकि महंगाई जो हमें हमारे जीवन में कहीं पर अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई कोई चीज़ सीधे तौर पर टच करती है, वो है महंगाई है। तो महंगाई, आपने देखा होगा, महंगाई के कारण सरकारें भी बदल गई हैं। प्याज की महंगाई के कारण सरकारें बदल गई हैं, ऐसा भी हमने देखा है। तो अब क्या हुआ है, शहरीकरण, बढ़ती आय, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और जो सेवा क्षेत्र है उसके विस्तार के कारण उपभोग पैटर्न चेंज हुआ है। तो बदले हुए उपभोग पैटर्न के साथ हमें एक नई बास्केट बनानी पड़ेगी, और नई बास्केट में जितनी भी चीज़ें हम शामिल करेंगे उनके आधार पर हमें उनका वेटेज तय करना पड़ेगा। जितना हमारा ज़्यादा कंजम्पशन है उस चीज़ को ज़्यादा वेटेज देना पड़ेगा। तो इसके लिए इसे रिवाइज़ करने की, इसे अपडेट करने की बात हो रही है। और अब जो, जैसे हमने पिछली बार बात की थी कि अब जो नए साल में जनवरी 2026 का जो आंकड़ा आएगा वो रिवाइज्ड बेस ईयर के साथ ही आने वाला है। ये जो महंगाई आने वाली, ये जो नई सीरीज़ आने वाली है सीपीआई की, वो होगी घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण 2023-24 के आधार पर, हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे 2023-24 के आधार पर। तो जिन वस्तुओं पर अधिक खर्च होता है, जिनको हम ज़्यादा यूज़ करते हैं, उनका अधिक बाहर रखना पड़ेगा, और जिन चीज़ों पर हम कम खर्चा करते हैं उन्हें कम वेटेज देंगे। ये चीज़, नई चीज़ अपडेट होगी। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें इसमें टेलीकॉम, हवाई किराया, ऑनलाइन सेवाएं जैसी चीज़ें भी शामिल करने की बात हो रही है। जितनी भी त्रुटियां हैं, गलतियां हैं, उनको हटा देंगे, और जितनी भी नई चीज़ें हैं उनको इसमें शामिल करेंगे। बाकी सारी चीज़ें आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। डिटेल में हम पहले भी देख चुके हैं, और डिटेल में आप यहाँ से भी पढ़ सकते हैं। अब बात है जुडिशरी और रिलीजियस डिस्प्यूट की। क्योंकि हुआ क्या है, भारत के संविधान ने आर्टिकल 25 और 26 में धर्म को मानने की, धर्म के अनुसार आचरण करने की और उसका प्रचार प्रसार करने की भी हमें स्वतंत्रता दी है। मतलब भारत के लोगों को स्वतंत्रता मिली है। अब इस स्वतंत्रता के चक्कर में कभी कभी मामले न्यायालय तक पहुंच जाते हैं। होता क्या है कि हम जैसा जानते हैं कि हमारा जो इतिहास रहा है उसमें जातियों के आधार पर भारी भेदभाव हुआ है। बहुत सारे ऐसे समुदाय हैं जिन्हें हमने मंदिरों से दूर रखा है, मंदिरों के आसपास के रास्ते पर जाने पर भी उन्हें रोका है, उनके ऊपर बैन लगाया है सामाजिक तौर पर। और फिर अगर ये लोग वहाँ पर जाने की कोशिश करते हैं तो इनके खिलाफ मुकदमे भी हुए हैं। कभी कभी किसी मंदिर में महिलाओं को जाने से रोका है तो महिलाओं ने मुकदमे किए हैं। कभी इनके मैनेजमेंट को लेकर मुकदमे हुए हैं। जो धर्म की अनिवार्य प्रथाएं हैं उनके अलावा जो इसका मैनेजमेंट है उसको लेकर भी मुकदमे हुए हैं, और ऐसे मामलों की संख्या न्यायालयों में बढ़ती चली जा रही है। अब सवाल है कि क्या हमारा जो प्रशासन है या जो हमारा संविधान है वो धर्म में हस्तक्षेप कर सकता है? कर सकता है तो किस सीमा तक इसमें हस्तक्षेप कर सकता है? तो जितने भी मामले गए हैं उनमें सबसे पहले ये तय हुआ है कि शॉर्ट में अगर बात करें तो ये तय हुआ है कि जो इसेंशियल पार्ट समुदाय का, या सॉरी किसी धर्म का जो मूल चीज़ वो क्या है उसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे, एसेंशियल एलिमेंट में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। बाकी जो लौकिक चीज़ें हैं, जो उसके आसपास जुड़ी हुई चीज़ें हैं, उन चीज़ों में हम हस्तक्षेप कर सकते हैं, उन्हें विनियमित कर सकते हैं। मान लीजिए धर्म के आधार पर किसी मनुष्य की बलि दी जाती है तो उसे एसेंशियल रिलीजियस एलिमेंट नहीं माना जाएगा, और उसमें उसकी जान को बचाने के लिए न्यायालय और प्रशासन हस्तक्षेप करता है और किया भी है। अगर किसी व्यक्ति को बराबरी के आधार पर मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया जाता है, बराबरी के आधार पर मंदिर के सामने से या किसी पवित्र स्थल पर जाने नहीं दिया जाता है, तो वहाँ पर भी हस्तक्षेप हुआ है। और इस तरह के मामलों में न्यायालय ने हस्तक्षेप किया है, और इस बात को यहाँ पर इंडिकेट किया है, इस बात को यहाँ पर रखा है कि कोई भी मामला कोई भी मामला हो, मंदिर से जुड़ा हुआ, धार्मिक समुदाय से जुड़ा हो, पूर्णतः निजी नहीं है, और ये मामला सभी लोगों से जुड़ा हुआ है,
और जो धर्म के मूल मामले हैं, जो धर्म के एसेंशियल एलिमेंट हैं, उन्हें छोड़कर बाकी जो चीज़ें हैं हम उनमें हस्तक्षेप कर सकते हैं। इस ही तरह का एक मामला था 1908 का कामुदी मंदिर मामला। उसमें क्या हुआ था कि एक मंदिर में गाते बजाते हुए जुलूस निकालना चाह रहा था एक समुदाय, जिस समुदाय को पिछड़ा माना जाता है, जिस समुदाय को अछूत माना जाता था। अब उस समुदाय ने फिर मुकदमा किया, उसे रोका गया था, तो फैसला उसके पक्ष में आया था। कोई भी यहाँ से किसी भी मंदिर में जा सकता है, कोई भी किसी भी रास्ते से गुजर सकता है। तो ये सारे मामले, इस तरह के मामले वहाँ तक पहुँचे हैं। चूँकि आर्टिकल 24, 25 और 26 के बारे में हम बात कर चुके हैं, जो भी धार्मिक स्वतंत्रता दी है, धार्मिक स्वतंत्रता का जो मौलिक अधिकार मिला है, वो अधिकार सारे सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के अधीन है। तो सार्वजनिक व्यवस्था को के आधार पर हस्तक्षेप किया जा सकता है, नैतिकता के आधार पर हस्तक्षेप किया जा सकता है और स्वास्थ्य के आधार पर हस्तक्षेप किया जा सकता है। ठीक है? इसी तरह के और भी कानून भी बने हैं कुछ, और जिन्होंने जो मंदिर है या मंदिरों के प्रशासन है उसमें निगरानी बढ़ाई है, न्यायालयों ने हस्तक्षेप किया है, और पूर्णतः व्यक्तिगत मामला नहीं है, पूर्णतः जो मूल अधिकार है वो भी एब्सोल्यूट नहीं है। अलग-अलग मामलों में हस्तक्षेप किया जा सकता है, अलग-अलग आधार पर हस्तक्षेप किया जा सकता है। जो मूल मामले हैं उन्हें छोड़कर बाकी जो लौकिक चीज़ें हैं, प्रबंधन वाली चीज़ें हैं, प्रथाओं को लेकर है, कुप्रथाओं को लेकर है, हस्तक्षेप किया है। जैसे मंदिर में प्रवेश को लेकर, पुजारी की नियुक्तियों को लेकर, धार्मिक स्वतंत्रता के अलग-अलग सिद्धांत धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर, उसमें हस्तक्षेप को लेकर विकसित हुए हैं। जैसे कुछ मामले ऐसे हैं जिसमें टेस्ट किया जाता है कि कोई मामला धर्म का अनिवार्य अंग है या नहीं है। अगर है तो उसमें हस्तक्षेप नहीं किया जाता है, लेकिन नहीं है तो उसमें हस्तक्षेप किया जाता है। सबरीमाला मामला एक आया था, उसमें भी इस तरह का हस्तक्षेप हुआ था, और जो हमारे संविधान में कुछ सिद्धांत दिए हैं उनके आधार पर उनको सुनिश्चित करने के लिए, संविधान की सत्ता को सुनिश्चित करने के लिए इस तरह के हस्तक्षेप किए जाते हैं। धर्म और हमारी जो जुडिशियरी है वो एक दूसरे के खिलाफ नहीं है, लेकिन धर्मों में या समुदायों में, प्रथाओं में हम देखते हैं कि जो एसेंशियल एलिमेंट्स हैं उनके साथ बहुत सारी कुप्रथाएं शामिल हो जाती हैं। तो उन कुप्रथाओं के खिलाफ हमारे संविधान को सामने आना ही पड़ेगा। लोगों के संवैधानिक अधिकारों की, लोगों के मूल अधिकारों की रक्षा करने के लिए इस तरह के हस्तक्षेप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये हमारा आखिरी आर्टिकल था, जुडिशियरी एंड रिलीजियस डिस्प्यूट वाला। यहाँ से हमें जो चीज़ें सीखनी और समझनी है उनमें आर्टिकल 25, 26 तो है ही, लेकिन फिर भी किस आधार पर न्यायालय हस्तक्षेप कर सकता है, उन आधारों को आपको यहाँ से याद रखना है। फिर ये जो सिद्धांत है आपका धर्म का अनिवार्य अंग वाला है या नहीं है तो उसमें हस्तक्षेप नहीं होगा, नहीं है तो उसमें हस्तक्षेप हो सकता है। बाकी कुछ एग्जाम्पल सबरीमाला है या फिर ये जो मंदिर वाला केस था, कामुदी मंदिर मामला, इस तरह की आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। बाकी सारी चीज़ें आपने समझ ली है। यहाँ से हमारे लिए पहला एमसीक्यू हो सकता है कि देवनी मोरी बौद्ध अवशेषों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, ये भगवान बुद्ध के शारीरिक धातु यानी शरीर के अवशेषों से संबंधित है। बात बिल्कुल सही है। दूसरा, इनकी खोज गुजरात में देवनी मोरी, ये जो है अरावली जिला है अपना गुजरात का, वहाँ पर है, तो वहीं से हुई है इनकी खोज। फिर तीसरा है कि इनका काल गुप्त काल 6ठी शताब्दी है। तीसरी 4थी शताब्दी है, 6ठी 7वीं शताब्दी नहीं है। ये वाला स्टेटमेंट गलत है, 2 स्टेटमेंट सही है। दूसरा सवाल, देवनी मोरी स्तूप स्थल के पुरातात्विक महत्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट, इस स्थल की खुदाई अपना भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने की है। ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट, अवशेष ईंटों से निर्मित बौद्ध स्तूप के भीतर पाए गए हैं। ये बात भी सही है, ईंटों से बना हुआ है, और यहाँ जो मूर्तियाँ मिली हैं वे भी टेराकोटा की हैं, पत्थर की नहीं हैं। तो 2 स्टेटमेंट सही है। तीसरा, ये खोजें पश्चिम भारत में बौद्ध धर्म के प्रसार का प्रमाण देती हैं। ये बात भी बिल्कुल सही है। तीनों स्टेटमेंट सही है। तीसरा सवाल, असर्शन और रीजन वाला। असर्शन है कि बौद्ध धर्म में अवशेष पूजा का विशेष धार्मिक महत्व है। तो अवशेषों की पूजा की जाती है। बौद्ध धर्म में मतलब भगवान बुद्ध की जो शिक्षाएं हैं उनमें मूर्ति पूजा का निषेध किया गया है। तो मूर्ति पूजा के स्थान पर या तो स्तूप की या अवशेषों की पूजा की जाती है। जो अलग अलग समुदाय हैं वहाँ पर, मतलब बौद्ध धर्म के भीतर जो अलग अलग परंपराएं हैं उनमें जैसे महायान तो मूर्ति पूजा को मानता है, लेकिन
जो हीनयान है, यथेरवाद है, वो मूर्ति पूजा को नहीं मानते, इसलिए उनका महत्व है। बाकी जो महायान है वो भी इनके अपने अवशेषों को सम्मान तो देता ही है, पूजा भी करता है। रीज़न है कि अवशेषों को बुद्ध की करुणा, उपदेश और ज्ञान का प्रतीक माना जाता है। ये बात बिल्कुल सही है, दोनों एक दूसरे से मेल खाते हैं। स्टेटमेंट ए वाला सही है। चौथा प्रश्न है कि वंदे मातरम के गायन संबंधी निर्देशों के संदर्भ में निम्नलिखित तत्वों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट, राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान एक साथ गाए जाने पर वंदे मातरम के पहले 6 छंद गाए जाते हैं। तो पहले 6 छंद, अभी जो नया रूल है उसमें 6 छंद गाना है। राष्ट्रपति के राष्ट्र को संबोधन से पहले और बाद में राष्ट्रगान बजाना अनिवार्य है, ये वाला भी सही है। सभी सरकारी समारोह में वंदे मातरम का पूरा पाठ करना अनिवार्य है, ये भी नया रूल है। अपना ये एक स्टेटमेंट हमारा गलत है शायद, और तीसरा वाला जो है वो वाला गलत है। 1 और 2 सही है। मतलब सभी समारोह में पूरा पाठ करना, ये पाठ करना अनिवार्य है ऐसा भी नहीं है, लेकिन किया जाता है तो उसके लिए रूल्स हैं। पांचवा सवाल है, लोकसभा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को हटाने के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है कि हटाने की प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 94 सी में दी गई है, सही है। हटाने के लिए लोकसभा के तत्कालीन सभी सदस्यों के बहुमत की आवश्यकता होती है, तो तत्कालीन सभी सदस्यों के बहुमत की आवश्यकता, सभी सदस्यों का जो बहुमत है उसकी आवश्यकता होगी। और यह प्रावधान राज्यसभा के सभापति पर भी समान रूप से लागू होगा। तो ये वाला जो प्रावधान है वो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के लिए है, राज्यसभा के सभापति के लिए नहीं है। राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं, और जो आर्टिकल 90 है वो भी उपसभापति के लिए। ध्यान ये वाली बात भी रखनी है, ठीक। छठा सवाल है असर्सन और रीजन वाला। असर्सन है कि लोकसभा अध्यक्ष को हटाने के लिए बहुमत की शर्त रखी गई है, तो बहुमत शर्त रखी गई है। और ये जो प्रावधान है हटाने का, उससे क्या होता है, इससे पीठासीन अधिकारी की स्वतंत्रता और गरिमा सुनिश्चित होती है। उन्हें भी डर होता है कि उनके खिलाफ इस तरह का प्रस्ताव आ सकता है, वे बायस होकर काम नहीं कर सकते हैं, निष्पक्ष तरीके से उन्हें काम करना होता है, बिना किसी पक्षपात के, बिना किसी भेदभाव के। सातवां सवाल है, संसदीय विशेषाधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट, ये संसद के सदस्यों और समितियों को प्राप्त विशेषाधिकार हैं, ये बात सही है, विशेषाधिकार हैं। दूसरा स्टेटमेंट है, राष्ट्रपति पर भी संसदीय विशेषाधिकार लागू होते हैं, तो ये वाले जो विशेषाधिकार हैं वो लागू नहीं होते। 105 वाले राष्ट्रपति पर लागू नहीं होते, 361 वाले होते हैं। और तीसरा स्टेटमेंट है कि अनुच्छेद 105 संसद में वाक स्वतंत्रता का अधिकार देता है, ये बात सही है। वाक स्वतंत्रता मतलब जो हमारे संसद के सदस्य हैं उनको इस प्रावधान के चलते जो इम्यूनिटीज़ मिली है वो उनकी स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने के लिए ही होती है। आठवां सवाल है कि संसदीय विशेषाधिकार समिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट, यह विशेषाधिकार हनन के मामले की जांच करती है। लोकसभा से 15 सदस्य होते हैं, राज्यसभा से 10 सदस्य होते हैं। 9वां सवाल, मिस्र की वैली ऑफ द किंग्स में पाए जाने वाले तमिल ब्राह्मी अभिलेखों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये अभिलेख 1ली से 3री शताब्दी के बीच के हैं, ये बात सही है। दूसरा, ये भारत और रोम साम्राज्य के समुद्री व्यापार के प्रमाण देते हैं, ये बात भी सही है। ये सभी अभिलेख केवल संस्कृत में है, जैसे लिखा हुआ है। तमिल ब्राह्मी अभिलेख है, संस्कृत के भी हैं, प्राकृत के भी हैं, तमिल ब्राह्मी अभिलेख ज़्यादा है। 10वां और आखिरी सवाल, असर्सन और रीजन वाला। असर्सन है कि न्यायपालिका धार्मिक प्रथाओं की समीक्षा को संवैधानिक आवश्यकता मानती है। तो न्यायपालिका अगर धार्मिक प्रथाओं की समीक्षा करती है तो उसे संवैधानिक आवश्यकता मानती है। तो समीक्षा को संवैधानिक आवश्यकता माना जाना ठीक है, क्योंकि संविधान धार्मिक स्वतंत्रता को सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के अधीन रखता है। तो ये बात भी सही है, ये बात भी सही है। अगर पूर्ण स्वतंत्रता दी जाती है तो ऐसी बहुत सी प्रथाएं हैं, ऐसी बहुत सी कुप्रथाएं हैं जिनका हमारे देश के लोगों के मूल अधिकारों का हनन हो सकता है, उनके ऊपर बुरा असर हो सकता है। तो उसको लेकर जो स्वतंत्रता है उसको अपना सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के अधीन बनाया गया है। बाकी सारी चीज़ें हम देख चुके हैं। 10 MCQ भी देखे, सभी टॉपिक से जुड़े हुए MCQ थे। आप MCQ समझ के, MCQ को सॉल्व करके ये समझ सकते हैं कि आपने कितना पढ़ा है और आपको कितना समझ आया है। क्या चीज़ें हमें किसी टॉपिक के भीतर ढूंढनी चाहिए जो हमारे एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी हो सकती है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो दिखाई नहीं देती या जिन्हें कुछ घुमा फिरा कर हमें समझना होता है। अगर सवालों को हल करेंगे, सवालों को समझेंगे तो हम
टॉपिक से, हर एक टॉपिक से उनकी बारीकियों को समझ सकते हैं। बाकी यहाँ से अगर आपको कुछ चीज़ें समझ आती है, हेल्पफुल लगता है, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे।